सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तलहा शो के स्टार्ट में अगर मैं ये बात ना कहूँ तो मैं कहूँगी कि आज मुझे मज़ा नहीं आएगा शो करने का, मेरा शो का आगाज़ अच्छा नहीं होगा। तलहा आपको याद होगा कि मेरे बचपन में, आपकी जवानी में एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, बाजीगर। जी और उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था, इरशाद जी, कि हार के जीत जाने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये बात आज प्रूफ हो गई है, खान साहब ने ये बात प्रूफ कर दी है कि सब ने, तमाम जमातों ने मिलके खान साहब को हराने की कोशिश की और उनको लगा कि उन्होंने खान साहब को हरा दिया, लेकिन इमरान खान साहब, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हार कर भी जीत गए, क्योंकि कल एक बार फिर आवाम ने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि वो आज भी अपना लीडर इमरान खान को मानते हैं। इमरान खान की एक आवाज़ पे तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे खड़े होकर लब्बैक कहते हैं। और जितने फंड्स इकट्ठे हुए हैं, 550 करोड़ की इमदाद जमा कर ली गई है सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तला यकीनन 5.5 अरब बड़ा अमाउंट है, लेकिन साथ साथ वर्दा मैं आपने अपने बचपन की याद ताज़ा की, मैं भी कर लेता हूँ। मैं छोटा था, स्कूल में था, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में थे हैदराबाद में, मैंने मैट्रिक किया था वहाँ से। वहाँ मुझे याद है कि हम क्लास 6 के करीब थे कि जब इमरान खान साहब ने शौकत खानम के लिए अपनी कैंपेन चलाई थी, और जिसके बाद जो मोबिलाइजेशन पाकिस्तान ने उस वक्त देखी थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने इतना डोनेट नहीं किया था जितना उस वक्त। सब ने बढ़ चढ़ कर, स्कूल का एक बच्चा क्लास दूसरी जमात के बच्चे से लेकर मैट्रिक तक, हर कोई अपने घर से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लेकर आ रहा था। खैर, इमरान खान साहब इज़ फेमस, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर है, लोग एतबार करते हैं उनके ऊपर कि कुछ भी हो जाए। ये एक ऐसा शख्स है पाकिस्तान की सियासत में जिसके अंदर कोई भी बुराई हो सकती है, लेकिन चोरी और करप्शन तो हो ही नहीं सकती है। इट्स वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट, जिसकी वजह से दुनिया भर के अलावा लोग जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के वहां रहते हैं, पाकिस्तानी लोग, वो सब दिल खोल के अतिया करते हैं, चंदा करते हैं। वजह यही है कि उनको मालूम है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, जिस मकसद से दे रहे हैं, जिस नीयत से दे रहे हैं, उस पर जरूर लगेगा। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू इमरान खान, नो डाउट। सही जगह पे वो सारी इमदाद लगाई जाएगी। खैर, ये सब डिस्कस करते रहेंगे अपने शो में, लेकिन इस वक्त खबर नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। बारिशें रुक गईं, तबाही ना रुकी, सैलाब से अमवात की तादाद 1100 से जायद हो गई। 31 लाख से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। मुल्क में 30 साल की बदतरीन तबाही देखी जा रही है। अपने भाइयों की मदद के लिए हम सबको खड़ा होना होगा। फंडिंग कैसे जमा की जाती है, कप्तान ने बता दिया। इमरान खान की पुकार पर दुनिया भर से पाकिस्तानियों का लब्बैक। सोशल मीडिया पर 3 घंटों में 550 करोड़ जमा, रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी चौपट राज, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर दुगने बिलों की वसूली पर अवाम बिल बिला उठे। नेपरा आंखें बंद किए तमाशा देख रहा है। और पाकिस्तानी तलबा की दुनिया भर में धूम, नस्ब की तैयार करदा फार्मूला कार जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में मुकाबले के लिए मुंतखब बासलाहियत इंजीनियर्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना मैं चाहूंगा। इस वक्त 1136 ऐसे लोग हैं जो जहान फानी से कूच कर गए हैं सैलाब में। मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। दैट मीन्स तकरीबन 2100 अरब रुपए। अगर बात की जाए कि इस वक्त मुल्क में कितने IDPs क्रिएट हुए हैं, कितने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं जो नकल मकानी करने पर मजबूर है क्योंकि पानी आ गया, उनका पूरा इलाका डूब गया, तो सिंध में इस वक्त 1,45 लाख लोग ऐसे हैं जिनके घर, जानवर, माल मवेशी सब कुछ बह गया है और वो मजबूर हैं किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए जहां पे इनको खाना मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो एक नकल मकानी एक माइग्रेशन इस वक्त चल रही है। बलूचिस्तान में 91,82,000 लोग हैं जो अपने घरों से महरूम हो गए हैं। पंजाब में 8 अजला हैं, 48 लाख लोग हैं जो अपने घरों से महरूम हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 33 अजला हैं जहां जो मुतासर हुए हैं, जहां पर 43 लाख पीपल हैं जो इस वक्त अपने घरों से महरूम हैं। इस तरीके से पूरे मुल्क में 3,27,00,000 IDPs क्रिएट हो चुके हैं। इमेजिन 3,27,00,000 लोग ऐसे पाकिस्तान में इस वक्त हैं जिनके पास ना घर है,
ना कोई और चीज है, और वो माइग्रेट कर रहे हैं कि भाई करीबी शहर की तरफ बढ़िए, क्योंकि हमारा शहर, हमारे गांव तो सब डूब गए हैं, पानी पता नहीं कब निकलेगा, वहां पहुंचेंगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, पानी पीने को मिलेगा, और कुछ उनके पास है नहीं, बीमारियां फैल रही हैं उनमें, हैजे की, पेट की, स्किन की, अल्लाह रहम फरमाए। सही, लेकिन तलहा हम आगे चलेंगे, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी जाने बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मौजूद है तौसा शरीफ से जावेद अंबल, लाड़काना से हैं शिराज पठान, और हैदराबाद से गुलाम शब्बीर, और सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग हमें अपडेट करेंगे। इस सबसे पहले बढ़ते हैं जावेद अंबर की जानिब, तौसा शरीफ से वो बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या, अच्छा शाहिद अली के पास चलते हैं हम सक्खर में, और वहाँ उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी शाहिद अली, अपडेट कीजिएगा, सैलाब की क्या सूरत हाल है? मजीद कुछ रिलीफ वर्क स्टार्ट हुआ है वहां पे, या अभी भी लोग बहुत ही मुसीबत का शिकार हैं? शाहिद अली, क्या आप हमें सुन सकते हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 रोज़ की मुसलसल बारिश ने पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। न सिर्फ सक्खर, खैरपुर, कशबोर, नौशेर अफरोज़, घोटकी, शिकारपुर, जगाबाद, तमाम अजला बुरी तरह मुतासर हुए थे। बारिश का पानी अभी निकला नहीं था कि ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ गया है। इस वक्त भी दरिया सिंध में 4 बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। तौसा पर 6,22,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। चश्मा में 5,18,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। गुड्डू बैराज पर 5,12,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। और अगर सक्खर की बात करें तो 5,30,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। अब ये जो बारिशों का पानी आबादियों में जगह था, इंतजामिया की नाअहली के बायस वो नहीं निकल सका है कि सैलाबी पानी भी उसमें शामिल हो गया है। इस वक्त हम रोडी के करीब मिस्री खान चांडियो गोठ में है। मेरे अकब में आपको जो सूरत हाल नजर आ रही है उसे आप देख सकते हैं। सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता ये घर गिर रहे हैं, कभी दीवारें गिर रही हैं, कभी छतें गिर रही हैं। लोगों ने यहाँ से अपने बच्चों को मुंतकिल कर दिया है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ और इंतजामिया है कि गायब है। किसी ने इन लोगों का हाल अहवाल लेने की जहमत ही नहीं की। हमारे साथ मौजूद है इलाके के एक मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर, उनसे बात करते हैं जिनका घर भी इसमें फंसा हुआ है। आप बताइए क्या सूरत हाल है ये? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो गोल्ड टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यह हालात ये हैं कि हम पानी में 8 दिन से घिरे हुए हैं और यहाँ का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। यहाँ के हुक्मरानों को बस नज़र कुछ नहीं आ रहा। सब कह रहे हैं कि काम हो गया, मगर आप खुद टीवी के तवस्सुल से देख सकते हैं कि हम पानी में ही खड़े हैं अभी भी। तो मेहरबानी करके हमें, हमारी अपील है गवर्नमेंट से, ये हमारा जो बुरा हाल हुआ है, सब हमारे बच्चे यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हम अपने घर को संभालें या बच्चों को संभालें, इसमें भी हम बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमें तो यकीन करना कि अभी रोना आ रहा है इस बात पे कि हमारे को जितनी तकलीफ़ है हुक्मरान को महसूस नहीं हो रही। यहाँ के जो हमारे MP MN हैं, काउंसलर हैं, वो हमें बस तसल्ली का एक नारा लगा देते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा। आज 8 दिन हो गए हैं, मगर हमारा ये हाल है कि हमारे बच्चे खाने को तरस रहे हैं। हमारे पास खाने की गुंजाइश नहीं है, हमारे पास पीने का पानी साफ़ नहीं है। हमारा बुरा हाल है। ये घर भी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। घर भी हैं, इतनी खराब सूरत हाल है इस पूरे इलाके की कि हम इंतहाई मुश्किल से बहुत खौफनाक सूरत हाल है। शायद मुझे फिर वो अनवर मकसूद का वो डायलॉग याद आ जाता है कि जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। भुट्टो के पेरिस लाड़काना का रुख करते हैं। सक्खर से हम जब कराची की तरफ आते हैं तो ऑफकोर्स लाड़काना पहले आता है, और कुछ दोस्त हमारे गुज़िश्ता रोज़ शिराज सफ़र भी कर रहे थे कराची की तरफ, तो बता रहे थे कि 6 घंटे का सफ़र जो है उन्होंने 15-16 घंटे में तय किया है, क्योंकि माइग्रेशन रोड पे जारी है। हाईवे के ऊपर लोग ही लोग बैठे हुए हैं, रोड भी टूट फूट का शिकार है। लाड़काना जो हेडक्वार्टर है शिराज पीपल्स पार्टी का, पेरिस है पीपल्स पार्टी का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? तलहा इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। लाड़काना के भी तकरीबन 6 रोज़ गुजर चुके हैं बारिश को थमे, लेकिन इस वक्त मैं जिस SP चौक पर मौजूद हूँ, यहाँ पर न सिर्फ पुलिस, मुख्तलिफ थाने हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, शाहनवाज लाइब्रेरी है, हाई कोर्ट है, DIG SSP हाउसेज और दफातर मौजूद हैं। यहाँ पर घुटनों पानी है और इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत के बायस ये पानी अब तक जो है 6 रोज़ के बाद भी निकाला नहीं जा सका है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं खुद उन्होंने लोगों के खौफ से पुलिस लाइन में पनाह ली हुई है और वहाँ पे दफ्तर में बैठ के वो सारा काम चला रहे हैं। इससे आप गवर्नमेंट की रिट का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर काम किया होता तो ये शायद नौबत नहीं आती, लेकिन वो खुद जो है लोगों से डर और खौफ के बायस जो है वो पुलिस लाइन के जो SP हैं उनके दफ्तर में बैठकर और चारों तरफ जो है पुलिस के हसार में काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये चारों तरफ इस शाहराह पर पानी की वजह से जो कैजुअलिटी
कैजुअल्टी का लाड़काना का रोड है, घंटी फाटक, वहाँ पर इतना शदीद दबाव होगा कि अगर कोई बच्चा जल जाए, कोई बच्चे को जख्मी हो जाए, कोई खातून, कोई दूसरा मरीज, उससे कैजुअल्टी और हॉस्पिटल ले जाने में भी जो है घंटों लग जाते हैं। और जबकि हाईवे की आपने बात की तो जो शहदाद कोट और कंबर की वर्स्ट पोजीशन है, सप्रियो बंद, जो एफपी बंद है, वहाँ पर बलोचिस्तान से आने वाले पानी के बायस जो है पानी ओवर टॉप हो गया है और जो इंडस हाईवे है जो लाड़काना और कराची को आपस में मिलाती है उस पर पानी आ गया है। इस वक्त जो दादू के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने रेड अलर्ट जो है खतरा अलर्ट जारी कर दिया और दादू के दो बड़े शहर जो केन शाह है और मेहड़ और जोही उसे खाली करने का जो है वो फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया है। वहाँ पर लोगों की नकल मकानी जारी है, यानी कि इंतहा दर्जे की गफलत है। मुख्तलिफ जो स्कूल्स रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं 290, वहाँ पर कसम पुरसी में मुतासरीन जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जल्दी बीमारियाँ हो गई हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। भाई क्या कहेंगे, कितनी सामना है आपको शहर में? बहुत सारी तकलीफ है, हमारे बच्चे बीमार हैं, वो 30 दिन है आज, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है और प्राइवेट स्टोर बंद है, काफ़ी जगह से नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते। और एक दफ़ा एक अस्पताल गए लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ था, कोई नहीं आया हमारा। आपने तला मैं आपको दूसरी साइड भी बताऊं कि लाड़काना में ग़िज़ाई किल्लत का सामना है क्योंकि अनाज मंडी, सब्जी मंडी में घुटनों घुटनों पानी है। 250-300 वहाँ दुकानें जो हैं बंद हैं। गुज़िश्ता उन्होंने एहतजाज किया, बिलावल भुट्टो जरदारी को दुआइयाँ दी और उनका कहना था कि अगर ये पानी ना निकला और अगर जो है दुकानें ना खुली तो ग़िज़ाई किल्लत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। 600 रुपये किलो टमाटर लाड़काना में इस वक्त बिक रहा है जो कि जिसकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं है और इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ऑफिशियल ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बना हुआ है उसमें आपस में लड़ाइयां हो चुकी हैं। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं यूसीज के, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। वो भी स्टोरी अब हम जो है नाजरीन के सामने लाएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। लाड़काना की जो भुट्टो का पैरस है जहां से पीपल्स पार्टी साल से जीती आई है, इसी रोड पर मैं आपको बताऊं कि निसार अहमद खोड़ो साहब जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं और जो सेनेटर हैं, सारी उम्र उन्होंने लाड़काना से कामयाबी हासिल की। उनकी दुख्तर जो है उन्होंने लाड़काना से कामयाबी हासिल की, आज वो हमें कहीं दिखाई नहीं देते। जब मैं आकिल आघानी बंद पर गया और वहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी और उस बंद में जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, वो उसके करीब ही आकिल आघानी गाँव है निसार खोड़ो का, वहाँ पे उनके हारी खुद एहतजाज करने पर मजबूर थे कि निसार खोड़ो लाओ और आकिल गाँव को बचाओ और मुतासिरीन कह रहे थे कि हमें कोई इमदाद नहीं मिली। ये सारी सूरत वेरी सैड शिराज, वेरी सैड। हैदराबाद क्योंकि कराची से आप जब निकलते हैं कोई तो हैदराबाद पहला शहर आता है, दूसरा बड़ा शहर है सिंध का, तो बहुत सारे लोगों को शबीर भाई ये कंप्लेंट्स थी कि हमें सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ट्रक लुट जाते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपके पास क्या इत्तलात हैं, हैदराबाद में क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, सिंध में हालिया बारिशों के बाद जो इंटी और वेस्टर्न सिंध जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो पूरा सैलाब के पानी से डूबा हुआ है और इंडस रिवर में जो पानी का फ्लो है वो बढ़ रहा है। कोटड़ी बैराज में इस वक्त जो है वो 3 लाख से ज़ायद जो क्यूसेक पानी है वो मौजूद है और सैलाब मुतासरीन जो है वो इंटीरियर सिंध और वेस्टर्न सिंध से जो है वो हैदराबाद उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, नकल मकानी जारी है। और हैदराबाद के जो चारों तालकाज हैं वो भी फ्लड से अफेक्टेड हैं, जिसमें तालका देही जो है वो सरे फहरिस्त है जहाँ पे जो है कैंप्स वगैरह कायम किए गए। जबकि हैदराबाद में ज़िले इंतजामिया की जानिब से कासमाबाद तालके में सरकारी स्कूलों में जो है कैंप्स कायम किए गए हैं जहाँ पे इंटीरियर सिंध से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर पे मेहर से जो अफेक्टीज जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लोगों से बात कीजिए। मैं चाहूंगा इन लोगों से ज़बानी हम जाने की क्या सूरत हाल है मुहैया किया जाता है इंतजामिया की जानिब। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो अफेक्टीज मौजूद हैं उनसे खुद ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल थी पानी की और यहाँ पे आपको क्या सहूलियात हैं? भाई पानी की हालत, उधर घर हमारे गिर गए, मकान गिरे, फसलें तबाह हो गई। हम सिर्फ बचा के निकले, जान पे कपड़े पहन के निकले। इधर हैदराबाद पहुँचे, वहदत कॉलोनी, पुरानी वहदत कॉलोनी में इधर कैंप लगा पड़ा है, सहूलत नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मदद की है। भाई अवामी लोग हैं, सुबह चाय पिलाते, मौली लोग हैं मस्जिद के, वो आते हैं, उन्होंने नाश्ता करवाते हैं, चाय पिलाते हैं और पानी नहीं मिलता है। बाथरूम देखो, बाथरूम सारे गंदे पड़े हैं। स्कूल में 5 रूम खाली पड़े हैं। ये लोग बाहर हम सो रहे हैं, मच्छरों में कट रहे हैं, रूम हमारे को नहीं देते हैं जो सोने के लिए। बीमार बच्चे पड़े हैं, हालत तुम खुद देखते। कितने लोग यहाँ पे आए हैं और कितने कमरों की अभी ज़रूरत है यहाँ पे? भाई 400 अफराद इधर जमा हैं, इसमें से
50-60 अफराद जो है स्कूल में हैं हमारे, झूठ नहीं बोलेंगे, और बकाया जो है गलियों में और ये बाहर आसमान के नीचे सो रहे हैं, खाना नहीं है, बीमारी बढ़ गई है, सफाई नहीं। इंतजामिया से बात हुई जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, क्योंकि कैंप तो इंतजाम जिले इंतजामिया का इम्तिहान को बहुत कोशिश की है, कोई किसी ने मदद नहीं की, अवामी लोग मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे फलाही इदारे जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने कैंप कायम किया है, लेकिन उसके बाद जो फॉलोअप है वो नहीं किया। अफेक्टिव जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और भी एक अफेक्ट हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे भाई, वहाँ पे क्या शब्बीर आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शब्बीर का भी, शाहिद का भी, शिराज का। पूरे सिंध का हाल हमने आपको दिखाया, फ्रॉम हैदराबाद टू सक्खर टू लाड़काना। यकीनन इट्स वेरी सैड, और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जो सबसे खतरनाक सिचुएशन है फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो पैदा हुई है, उसके ऊपर अभी तक किसी की तवज्जो नहीं गई है। गुज़िश्ता रोज 500 रुपए का टमाटर आज 600 रुपए हो गया है। प्याज, सब्जियां, सारी लाइव स्टॉक, गोश्त आपका, क्योंकि 8-10 लाख जानवर बह गए हैं, सारी फसलें डूब गई हैं। तो इस वक्त मेरा मशवरा होगा, जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में दिया था सारे लोगों को, कि आप इजीली सीड्स मंगवा कर अपने घर में भी अपने खाने की सब्जियां उगा सकते हैं। जो हालात पैदा होने वाले हैं अगले 3 से 4 महीनों तक, क्योंकि हम जब तक वर्दा इंपोर्ट करेंगे तो वो किस रेट पे इंपोर्ट होगा वो भी नहीं पता, वो बहुत महंगा होगा, क्वालिटी और आने में उसको ही टाइम लग जाएंगे, 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। तलहा, साथ साथ इसके अलावा कितनी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं, स्किन डिजीज, क्योंकि पानी में रहते भी आप मजीद बीमारियां, आपके गैस्ट्रो, डायरिया, हैजा, ये सब चीजें पैदा होती हैं। खैर आगे बढ़ेंगे, रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, आप लोगों ने 550 करोड़ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने अपने टेलीथॉन के जरिए जमा कर लिए, लेकिन इससे अब काम कैसे करेंगे आप आगे? के रास्ते तो सारे बंद हुए हुए हैं, मुनक़ता है, सैलाब ज़दगान तक पहुंचना इतना मुश्किल है, तो किस तरह से इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट होंगी? कुछ प्लान, कोई स्ट्रेटेजी सोचा है? अभी इस वक्त भी ऑन द वे हूँ, मैं दादू जा रहा हूँ, तकरीबन दादू से मैं कोई 80-85 किलोमीटर पहले हूँ अभी, और क्योंकि मेरी वहाँ पर जो है काम, मेरी टीम जो है वो काम कर रही है दादू में, तो मैं उनको विजिट करने जा रहा हूँ, काम कर रही है, देखना जा रहा हूँ कि क्या सूरत है। तो ये कि इस वक्त जैसे मैं इस रोड पर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड पर तो अभी तक कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आई, रोड बिल्कुल सही है, ट्रैफिक चल रही है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर अभी की खास जगह पे कोई देखते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल अगर कोई जाना चाहे, कुछ करना चाहे तो वो जरूर कर सकता है। आफ्ताब साहब, प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है, टेंट्स की शॉर्टेज हो गई है। जिसके पास टेंट है वो 5,000 का टेंट 15,000 का बेच रहा है। सर, इनकी अकोमोडेशन के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं सैलाब ज़दगान। बदकिस्मती है हमारी कि हम जो हमारे कारोबारी हजरात हैं या जो भी है, वो जब देखते हैं कि लोग परेशान हैं तो वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला जो है इन सब चीज़ों को देख नहीं रहा। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने कहा है कि जी आप कारोबार भी करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जुल्म करें। ये तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए। अब जैसे कल खान साहब बैठे थे और आपने देखा कि किस तरह लोगों ने उनको डोनेशन दी है, अब उसका इस्तेमाल है, अब वो हमेशा से करते भी आए हैं, उनके पास टीम भी है, तो वो इंशाल्लाह उसको, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है जब कोई आपके पास अपनी अमानत भेज देता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। आफ्ताब साहब, अशिया खुरनोश की किल्लत के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है सर, किस तरह इससे मुकाबला करेंगे? सब्जियां तो आप जानते हैं शॉर्ट हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सी चीजों के ऊपर आप आसानियां पैदा कर दें, बल्कि ड्यूटीज को वेव कर दें। तो बहुत सारा सामान जो है वो बैरून मुल्क से, दुबई से, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे कि आधी कीमत पर कराची पहुंच सकती हैं चीजें अगर ये ड्यूटी पे वो वेव कर दें। तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर इन्हें चाहिए कि जी थोड़ा सा आसानियां पैदा करें, तो लोग जो है वो करने के लिए तैयार है, जो पैसे देते हैं वो चीजें भी भेज सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि ये ना देखे कि जी, बल्कि ये देखे कि इस वक्त कौम, पूरे मुल्क पाकिस्तान पूरा अफेक्टेड है, कि उसमें आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए भी आसानियां पैदा करें, क्योंकि आपने देखा कि कितने महंगी हो गई हैं सब्जियां और ये अजनास की सही आसमान से बातें कर रही हैं सब्जियां। तो सर जी टमाटर 600 रुपए किलो चले हैं, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त KPK में और पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, तो हुकूमती सतह पर आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं? क्योंकि जो कहा है कि जितनी भी इमदाद जमा हुई है वो सानिया नश्तर की ज़ेर निगरानी उसको खर्च किया जाएगा, लेकिन हुकूमती सतह पर पंजाब और KPK में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अच्छा देखिए, कल जैसे खान साहब ने ये कहा कि जी पंजाब और KPK में तो हमारी हुकूमत है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है
कि जी मैं वफाक से भी बात करूंगा और सिंध की गवर्नमेंट से भी बात करूंगा और उसमें जो मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं इन मुश्किल हालात के अंदर। और आपको पता है कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, यकीनन उनके पास और वो नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ ये नुकसानात हुए हैं, जहाँ ये सैलाब आया है वहाँ की नुमाइंदगी भी मौजूद है। तो वो यकीनन उनके साथ KPK के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी उसे भरपूर तरीके से काम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लोगों को उनके अपने घरों तक वापस लेकिन डीजी खान से ये खबर सुनने में आ रही है कि वहाँ पे अपने अपने जानने वालों को, अपने लोगों को जो है वो टेंट फ्राहम किए जा रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं किए जा रहे। वो लोग अभी तक उनके सरों पर छत नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, ये मतलब क्या शिकायत तो हमेशा होती है, ये नहीं हो सकता कि कोई अपने अपनों को देता रहे। क्या अपने कितने होंगे? एक खानदान हो जाएगा, एक घर हो जाएगा, 2 घर हो जाएंगे, 3 घर हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? लेकिन ये कि अब वो ये अभी मैं जैसे गुजर रहा हूँ रोड के साथ, यकीन करें लोग बैठे हुए। अगर मेरा इस वक्त वीडियो का वो स्काइप काम नहीं कर रहा, वरना मैं आपको दिखाता कि रोड के किनारे पे बिल्कुल लाइन से लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम इतनी जो सूरत हाल इनके लिए पैदा कर दे कि खुले आसमान से जो है वो नीचे चले जाए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल 2010 के बाद इस बार ये वाकया पेश आया, इतना बड़ा सानिया हुआ है मुल्क के साथ, तो हमें अपनी मुस्तकिल बुनियादों पर कोई अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो हमारे पास क्या। बिल्कुल हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि बिल्कुल इतना काम करें कि खुला आसमान के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं एटलीस्ट उनके लिए कुछ मदद फराहम कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे मौजूद थे इस वक्त, और इस वक्त भी लोग इंसानियत से कहूँगी मैं हट के गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। सियासत यहाँ भी चल रही है, अपने अपनों को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, इस वक्त इंसानियत का सबूत दें, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है, नेशनल इंस्टिंक्ट भी होती है, लेकिन याद रखिए 3 करोड़ 27 लाख लोग नकल मकानी पर बेसरो सामान सड़कों पर बैठे हुए हैं, छत उनके सर पे है नहीं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को कुछ ख्याल आ ही जाएगा। एक ब्रेक, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक बहुत ही वहशहाना केस हमारे सामने आया है। लाहौर में एक वाक़या पेश आया है जहां पे 10 साला बच्ची जो अपने बहन भाइयों के साथ एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में गई थी, वहां पे वो मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। आखिर ये कब तक चलेगा हमारे मुल्क में? मेरी बात समझ में नहीं आती। ज़ैनब जैसे केसेस होते हैं, हमेशा हम आवाज़ उठाते हैं, हम चीखो पुकार मचाते हैं कि जी बच्चियों के इस तरह से मुबैना तौर पर ज़्यादती का उनको निशाना बनाया जा रहा है तलहा, और फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से। कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरह से? कब आखिर इन चीज़ों की रोकथाम कब होगी? हैरेसमेंट हो रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ा वक्त पहले मानसेरा में एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक इमाम के ऊपर आयद किया गया था इल्ज़ाम कि वो 100 बच्चों का रेपिस्ट था, और फिर पुलिस ने बड़ी दौड़ें लगाई, बड़ी कोशिश की, वो मदरसा सील कर दिया गया और वो जो वहाँ पर मोहतमम था, इमाम था, उसको पकड़ने की कोशिश की गई। और फिर कोई 1-1.5 महीने के बाद खबर आई कि JUIFA ने उस इमाम को मशरूत तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और उस दिन मैंने पढ़ लिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जहां एक सियासी पार्टी एक रेपिस्ट के साथ खड़ी हो और फिर भी कुछ ना हो, फिर भी वो 2-3 महीने के बाद सिस्टम से आज़ाद होकर बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाए और वही अपने गंदे करतूत दोबारा शुरू कर दे, किसी और मदरसे में जाके लग जाए, तो फिर क्या हाल होगा इस सोसाइटी का। वी आर इन सैड स्टेट, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में वर्दा, इट्स ए टाइम बॉम्ब, कभी ना कभी फटेगा। या तो आप सेक्युलर हो जाएं या तो आप मजहबी हो जाएं, या आप इस्लामिक रिपब्लिक की जगह सेक्युलर स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिख दीजिए, या ईरान बन जाइए या टर्की बन जाइए, कब तक बीच में लटकते रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी में सप्रेशन, ऑपरेशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, सेक्स एजुकेशन है नहीं, इंटरनेट पे सब फ्री है, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में जो गलाजत है, जो गंद है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इस तरह निकलती है। लेकिन तलहा ये मेंटली सिक होते हैं, बीमार लोग हैं, ये सिक कैसे होते हैं, बीमार कैसे होते हैं, सोसाइटी करती है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वसीम अब्बास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वसीम साहब, वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कर क्या रहा है? क्यों बार बार इस तरह की कम उम्र बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी आपका इस टॉपिक पे बोलने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेयरपर्सन सारे अहमद की बिहाफ के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो इस तरह का हो रहा है। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो भी रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन एज अ सोसाइटी जो है ओवरऑल देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस हद तक पहले तो बहुत ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हद तक सीरियसनेस आई है पुलिस की तरफ से भी, डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी और खुसूसन सोसाइटी की और जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी कि एटलीस्ट ये वाक़यात अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और जो रिपोर्ट के बाद जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे लेकिन वसीम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप ये बात भी तो मेंशन कीजिए कि हम कह रहे हैं कि सीरियसनेस आई है, लोग रिपोर्ट करना शुरू हो गए इस तरह के वाक़या, लेकिन पुलिस कितना परेशान करती है उन लोगों को जो लोग ये वाक़या रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। पुलिस तो सीरियस ही नहीं होती है, इस तरह के वाहियात और बेतुके सवालात करती है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ, जो शायद इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम वो सवाल दोहरा भी नहीं सकते। किस तरह से माँ बाप को एम्बैरेस्ड और शर्मिंदा किया जाता है और उसके बाद जाके जब एहतजाज करें या सोशल मीडिया की हेल्प लें तो जाके फिर ये एफआईआर रिपोर्ट की जाती है। ये देखिए ना, यही तो वो बात कर रहे हैं ना कि पहले इस हद तक लोग एहतजाज की तरफ भी नहीं जाते थे। अब आप खास पर्टिकुलर इस केस में भी देखें तो लोगों ने एटलीस्ट जो है वो आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है इन तमाम केसेस के हवाले से वो है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, वो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके लिए भी इतनी ही ज़रूरी है। अब देखें, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। अब वो पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है उनको और उनके साथ तावन भी कर रही है। आप देखेंगे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का भी जो है वो आगाज़ कर दिया है। लेकिन कब तक चलता रहेगा वसीम साहब इस तरह से? आखिर हमको इस तरह की सजा क्यों नहीं मुख्तस कर देते, क्यों इस तरह की सजा नहीं देते कि एक इबरतनाक सजा बन जाए कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने का सोचे भी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं? क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है वसीम साहब, जरा अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे इदारे की? मैं आपको इस चीज़ की तरफ लेकर आता हूँ। अब प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि जब ये एफआईआर जो है वो, एक तो सबसे पहले ये है कि ये एफआईआर जो है वो इसमें ज्यादती के हवाले से नहीं थी, इसमें 302 की एफआईआर, ये कत्ल की एफआईआर उन्होंने दर्ज की है या करवाई गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये पुलिस के अंदर रिपोर्ट हो जाता है मैटर, जो कि पुलिस का केस, एक पुलिस की अपनी अलहदा सी जुरिस्डिक्शन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जुरिस्डिक्शन जो है वो अंडर पंजाब डिस्ट्रिब्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, वो एक अलहदा जुरिस्डिक्शन है। जब पुलिस जो है वो, जब ये केस रिपोर्ट हो जाता है, फाइल कर देती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आपने पहले भी ये बात रिपीट किया और दोबारा भी ये कही है कि सजाएं जो हैं वो इन लोगों को होनी चाहिए और इबरत का मकाम निशान इन लोगों को बनाना चाहिए। बिल्कुल 200% हम लोग भी एग्रीड हैं, आप भी एग्रीड होंगे और सोसाइटी भी इस चीज़ की तरफ जाएगी। अब वो सजाएं देना जो है वो अदालतों का काम है और अदालतों में प्रोसिक्यूशन चलती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये सारा काम चल रहा होता है। हाँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो ये है कि जब जो पुलिस केस है पर्टिकुलर आ जाते हैं वहाँ पे हम लोग जो है वो सही। थैंक यू सो मच। जब पुलिस के हाथों में केस जाता है, अदालतों में जाता है, तो ये बात हम सब जानते हैं, कितने सालों अरसे तक तारीख पे तारीख दी जाती है लेकिन फैसला कुछ भी नहीं आता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। प्रोटेक्शन ब्यूरो को अभी भी बहुत सख्ती से काम करने की ज़रूरत है और पंजाब हुकूमत से मैं अपील करूँगी, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के खुदारा इस तरह के कोई सज़ा मुख्तस करें ताकि ऐसे लोगों के हौलनाक सज़ा से उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, कोई दोबारा ऐसे करने का सोचा भी नहीं। हम जब पहले ज़ैनब की बात कर रहे थे, ज़ैनब रेप केस में भी हमने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, कहा गया था बहुत कुछ होगा लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी 10,000 ज़ैनब के केसेस होते हैं सामने से। खैर, आगे बढ़ते हैं। वही शायद यकीनन हम सुधरना चाहते नहीं है, नियतों का फुकदान है। अपने अंदर के गंद को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क और शहर भी साफ़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और मसला बिजली का है। बिजली के बिलों ने लोगों को बड़ा परेशान कर दिया। कराची में फ्यूल एडजस्टमेंट और यूनिफॉर्म चार्जेस वाले बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। इस वक्त लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और कराची को बिजली सप्लाई करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक से इस वक्त कोई भी कराची का रहने वाला खुश नहीं है। डूब मरने का मकाम है। सोचने की जरूरत है कि कराची जो कि पाकिस्तान का 15% है आबादी के लिहाज से, 2 से 3 करोड़ की यहाँ आबादी है, उनको के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। के इलेक्ट्रिक वार पे वार किए जा रहे हैं, बोझ पे बोझ डाले जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये टैक्स, वो टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा फर्दर जनरल सेल्स टैक्स, ये फ्यूल सरचार्ज, ये लेवी, हद होती है बोझ डालने की। वो तमाम हदें पार हो गई हैं। सोच उन्होंने ये लिया है कि भाई आवाम का कीमा निकालो, 500 रुपए के इनको टमाटर दो, 600 रुपए के इनको प्याज दो,
बिजली इतनी महंगी दो कि कभी भर ना पाए। 2 महीने पहले मेरा बिल आया था वर्दा 40,000 रुपए, मैंने बिजली कम इस्तेमाल करके उसको 30,000 किया। इस महीने मेरा बिल 70-75 आया है। ऐसे वाज़ेह हो रहा है कि इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं, बिल बढ़ते जा रहे हैं और 70,000 रुपए में 30-35,000 रुपए टैक्स है और फिर कहते हो जी एवरेज बिल कर दिया था हमने, पिछले महीने कम चार्ज कर दिया। यार कहां से आए आप लोग? भाई उसामा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। उसामा साहब, वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। उसामा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है, के इलेक्ट्रिक करना क्या चाह रही है आवाम के साथ, और क्यों इतने ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि आवाम की हालत बुरी हो गई है, खाल उतार ली है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो FCA का इशू है, जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, जो कि इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड बहुत हाई आई है। कोई ये चंद पैसों में होती थी, कभी 30 पैसे, कभी 40 पैसे, बहुत से बहुत कभी 1 रुपया चली जाती थी या 1.5 रुपया चली जाती थी, लेकिन जो अब के 9-9, 10-10 रुपए आई है। लेकिन इसका तो डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो प्राइस ऑफ फ्यूल है। ये सिर्फ फ्यूल के जो पैसे पावर प्लांट के अंदर फ्यूल कंज्यूम होता है उसके पैसों से है, और ये पैसे मंडी में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये जो हमारा डॉलर, हमारी जो करेंसी गिर रही है कंटिन्यूसली, जो डीवैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी है, उसका इम्पैक्ट है, और अनफॉर्चुनेटली वो कंज्यूमर्स को हर जगह भुगतना पड़ता है, चाहे वो बिजली का टैरिफ हो, चाहे वो रोजमर्रा जरूरियात की चीजें हों, क्योंकि हर चीज हमारी। लेकिन उसामा साहब, फ्यूल एडजस्टमेंट हम लोगों से या आवाम से क्यों ले कि हमारे कोई कंज्यूमर राइट नहीं है? खैर, मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। ब्रेक का वक्त हो गया, हमारे साथ रहिएगा प्लीज, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और ब्रेक पे जाने से पहले उसामा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने एक सवाल किया था कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह के बिलों में इजाफा किया है, वो आवाम का खून निचोड़ लिया है इन्होंने। तो उसामा साहब हमारे साथ लाइन पे इस वक्त आप हैं? जी उसामा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की बात की कि फ्यूल एडजस्टमेंट आप लोग लेते हैं आवाम से, लेकिन जब आपने ऑलरेडी बिल के यूनिट्स में इजाफा कर दिया है तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट लेने की नौबत कहाँ से आती है? दोनों तरफ से आप लोग पैसा बना रहे हैं, आवाम का खून चूस रहे हैं, तो क्यों? रीज़न क्या है? काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि जब यूनिट के पैसे बढ़ गए तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाजे कर दूं कि मैं I am not K Electric और I am representing K Electric. I am just giving my views. So मैं नहीं ले रहा ये views ही दे दीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। So देखिए, बिजली के बिल में आइडियली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ एज कंज्यूमर भी, और इफ आई एम रनिंग अ यूटिलिटी, तो बिजली के बिल में जो टैक्सेस बेशुमार टैक्सेस की रिकवरी जो बिजली के बिलों में की जाती है, ये एक मजाक है। मुल्क में टैक्स कलेक्शन का एक इदारा है FBR, उसको, उसके लोगों को, और हज़ारों लोग उसमें काम करते हैं और मराहत लेते हैं, सब लेते हैं, उनको ये सबसे आसान ज़रिया मिलता है कि जो यूटिलिटी, बिकॉज बिजली के बगैर कोई रह नहीं सकता, तो बिजली का बिल तो सबको देना ही पड़ता है, तो उसी के अंदर जो लगाना है लगा दो। तो ये तो जी प्योर हुकूमती और FBR इशू है कि बिजली के बिल को लोडेड कर दिया टैक्सेस के साथ। और अनफॉर्चुनेटली वी एज ए कंज्यूमर, हम जाहिर सी बात है बिल देखते हैं तो हम तो बॉटम लाइन देख के बिजली की कंपनी को बुरा भला कहते हैं, जो कि राइटली सो है, और बिजली की कंपनी को भी इसको कंटेस्ट करना चाहिए कि व्हाई आर यू यूजिंग आवर बिल एज सोर्स ऑफ कलेक्टिंग योर रेवेन्यू, व्हिच इज नॉट द केस। बिजली का बिल होना चाहिए, उसमें जो बिजली के चार्जेस हैं वो होने चाहिए, जबकि टैक्सेस हम अलग दे रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली। सो उसका जो है काफी मेजर पोर्शन जो है वो टैक्सेस का है, वो बिल पे अलग दिख भी रहा होता है। बट अगेन टैक्सेस, तो अब टैक्सेस की अगर बात करें तो बहुत ही लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट कमिंग बैक टू द बिजली थिंग, तो बिजली का टैरिफ देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ टेक्निकली व्हाट इज इट। ये प्लीज मुझे समझाएं, क्योंकि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, एक बतौर आवाम ये दुखती रग है, इसलिए जब भी के इलेक्ट्रिक की बात आती है हम जज्बाती हो जाते हैं। मुझे समझाएं कि ये बेसिकली है क्या? देखिए, बिजली का बिल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक फिक्स पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। अच्छा, ये दोनों फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, ये दोनों डिटरमिन नेपरा ही करता है, और फिक्स चार्जेस की जहां तक बात है वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और सारी चीजों को डिटरमिन करने के बाद नेपरा बिल्ट इन कर देता है, और वो एप्लीकेबल होता है फॉर अ लॉन्ग, मतलब 1 साल या 2 साल, अनलेस के यूटिलिटी कंपनी को दोबारा पिटिशन डाले और उसके अंदर वापस वो लेके जाए इंक्रीज के लिए। बट नेपरा का ये रोल,
लेकिन मैं आपको मेजर मसला बता दूं ये क्यों बढ़ रही है। देखें, आलमी मंडी में तेल की प्राइसेस बढ़ी थी, हम सबको पता है, बढ़ी थी, वापस आ गई, अब 90 to $100 के बिटवीन चल रही हैं। फर्नेस ऑयल भी जो है वो, फर्नेस ऑयल जनरली क्रूड प्राइस से सस्ता होता है, तो इस वक्त ऐसा नहीं है कि फर्नेस ऑयल की प्राइसेस आलमी मंडी में को बहुत ही अपने रिकॉर्ड हाई पे है। हमारे जो चीज़ लोग बताते नहीं है वो ये कि हमारे ऊपर जितना इम्पैक्ट आता है वो बेसिकली करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आता है। जब हमारा रूपी डिवैल्यूएट होता है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट के यूनिट बढ़ रहे हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट बढ़ रहे हो, चाहे वो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट बढ़ रही हो, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ रही हो, ये सारा इम्पैक्ट हमारा डॉलर की वजह से आता है। जब डॉलर, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली पावर जनरेशन में फिक्स यूनिट भी डॉलर में फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट जो आईपीपीज हैं इनका डॉलर में फिक्स्ड है। लेकिन उसामा साहब ये बताइएगा यहाँ पे कि देखें, जब सर्दियों में समरी पास की जाती है तो उसमें आप लोग जो हैं वो 1-2 रुपए कम करते हैं यूनिट्स के अंदर, और लेकिन जब गर्मियों में बढ़ाते हैं तो 12-13 रुपए इकट्ठे बढ़ाए जाते हैं। आप लोग वो बेसिकली एक्सपर्ट हैं, वो किसी इदारे से ताल्लुक नहीं रखते, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आप बार-बार उनको के इलेक्ट्रिक का बना रही हैं, वो पहले भी वजाहत दे चुके हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप मुझे वजाहत दे रहे हैं तो प्लीज इस चीज की वजाहत दे दीजिए, क्योंकि वही वाली बात है ना, हम आवाम है बिजली के, हम दुखियारी आवाम है बिजली की, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, दुख की जहाँ तक बात है, दुख में मैं भी बराबर के शरीक हूँ, एज कंज्यूमर तो मैं हूँ। अब ठीक है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर कर दें थोड़ी, दुख को बांट लेता हूँ। सो बेसिकली जो आप कह रही हैं सर्दियों में, देखिए मैं अगेन जो आपको समझाने की कोशिश करता, हर चीज पैक्ड है डॉलर के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब ये पिछले पास्ट के 10, 15, 20 साल के जो भी हमारे पावर प्लांट्स लगे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया, उनको डॉलर में रिटर्न मिलता है। पिछली गवर्नमेंट के दौर में जो है इसको डॉलर से डीलिंग, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कुरैशी साहब। पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर से इसको डीलिंग किया था, और उन्होंने जो आईपीपी रीनिगोशिएशन आपने सुनी होगी, बड़ी धूमधाम से हुई थी। सो उसके अंदर जो है वो उन्होंने डॉलर से डीलिंग किया था, लेकिन वो टू द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी चार्ज एंड था। बट जो आपका फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगेन जो 200 यूनिट की आपने अपने इंट्रो में बात की थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस तो कर दिया, वो अनाउंस करने के बाद उन्होंने ये बताया नहीं कि ये 22 बिलियन का शॉर्ट, जैसे उन्होंने 42 बिलियन की अनाउंसमेंट की थी टैक्सेस डिफर करने की जो ट्रेडर्स पे लगे थे, और उसके अलावा ये 22 बिलियन की ये बात की थी, बट उन्होंने ये नहीं बताया ये 22 बिलियन रिकवर कैसे होंगे। क्या ये 20, अब इसके रिकवरी के 2-3 तरीके ही हो सकते हैं जो मेरी नाक़िस अक्ल में समझ में आते हैं। एक ये कि 200 यूनिट से ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं आप उनसे रिकवर करें, जो कि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजों में कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको सब्सिडी दें, हुकूमत पाकिस्तान, जो कि वी ऑल नो कि IMF प्रोग्राम की इतनी धूम मची हुई है पिछले कोई चंद दिनों से, और IMF वोंट अलाउ कि आप इसको जो है वो सब्सिडाइज करें। तीसरा ये हो सकता है कि यही 200 यूनिट से कम कंज्यूमर्स, 200 यूनिट से कम कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स यही अमाउंट जो है वो सर्दियों के अपने बिलों में अदा करें। So ये डिफर करते हैं, बिकॉज द वर्ड which was used was deferment, और डिफरमेंट जो है वो मतलब उसका ये मतलब नहीं होता कि वो वेव ऑफ हो गया, और वेव वो कर भी नहीं सकते ना, बिकॉज ये तो रिकवरी की करने की बात है। तो हमारे यहाँ ये भी मसला रहा है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर कोई सही फैक्ट्स आके बताता नहीं है, और सही फैक्ट्स पे लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। राइट कुरैशी साहब, इसी के ऊपर मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप एनर्जी सेक्टर के अच्छे एक्सपर्ट हैं और बहुत खुल के बात कर रहे हैं बिना किसी प्रेशर के, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रेशर ले आते हैं लिफाफे की शक्ल में। ये बताइए कुरैशी साहब कि क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे जो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, जब लोड बढ़ता है अवाम के ऊपर तो वो लोड बर्दाश्त करने के लिए मूड में नहीं होते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स कम करने के मूड में नहीं होते हैं, अवाम के ऊपर लोड डालने को तैयार होते हैं। साथ साथ कुरैशी साहब, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि मुल्क में हम हैं तो पाकिस्तान के रहने वाले सारे, लेकिन हमारे मुल्क में नेपरा के अंडर बहुत अलग अलग निज़ाम चल रहे हैं मुख्तलिफ डिस्कोस के तहत। कहीं बिजली सस्ती है, कहीं बिजली महंगी है, कहीं चोरी करना आसान है, कहीं चोरी करना मुश्किल है। तो मुल्क एक निज़ाम कई, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, सबसे पहले जो आपने बात की ना कि इलेक्ट्रिक मुनाफा बख्श इदारा है और उनको क्यों नहीं, देखें एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर, वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का बिल्कुल सोच सकते हैं, एज ए बिजनेसमैन वो सोच सकते हैं। बट अगेन पॉइंट ये है सर, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। नेपरा एक खुद मुख्तार इदारा है जिसका काम, रेगुलेशन क्यों लेके आती है गवर्नमेंट, किसी इंडस्ट्री को रेगुलेट क्यों करती है, सो दैट कि कोई प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज ना कर सके, नाजायज मुनाफे ना ले सके, कारकर्दगी बेहतर रखे। ये सारे काम सर नेपरा के हैं। हमने रेगुलेटर तो बना दिए हैं, बट रेगुलेटर को हम
इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या रेगुलेटर के में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो उसको सही तरीके से असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सवाल है। तो के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट को मैं इसके अंदर इल्ज़ाम नहीं देता, बिकॉज उनका काम नहीं है टैरिफ फिक्स करना। जो टैरिफ फिक्स कर रहा है उनका काम होना चाहिए कि इस चीज़ को देखें कि जी क्या प्रॉफिट्स हैं, किस तरीके से जो है वो जा रहे हैं और कहाँ पे कंज्यूमर को रिलीफ बनता है, और कंज्यूमर को रिलीफ देना चाहिए बिल्कुल। और एक और भी बात है आपने जैसे की ना, देखिए ये ज़रूरी ये नहीं है खाली कि आज ये जो बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है, आई एम श्योर इससे नॉन पेमेंट्स बढ़ रही होंगी, और अगर ये नॉन पेमेंट्स बढ़ गई तो ना के इलेक्ट्रिक चल पाएगा ना कोई और डिस्को सर्कुलर डेट। जी सर्कुलर डेट एंड देन ये तो लेकिन कुरैशी साहब, अगर हम यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा दें और दूसरी कंपनीज को भी आने की इजाजत दें अंदर, और ताकि के इलेक्ट्रिक की जो एक मोनोपोली है वो टूटे, तो क्या इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए अगर मुझसे आप ऑनेस्ट जवाब सुने तो एकदम से नहीं आएगी, टाइम लगेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो अगेन हमने सुना ही है, पिछली गवर्नमेंट से काम स्टार्ट हुआ था, अभी भी हो रहा है कि एक एनर्जी एक्सचेंज बनेगी जिसके ऊपर ये सारे जो कंपनीज हैं जो बिजली बनाती हैं इनकी एनर्जी ट्रेड हुआ करेगी। जब ट्रेड होती है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बनता है। अभी तो सरकार पाकिस्तान ने जमानत ली हुई है उनको हाई टैरिफ पे करने की, कैपेसिटी चार्ज पे करने की। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने पावर प्लांट लग रहे हैं वो फिक्स रिटर्न और फिक्स चार्जेस की बेसिस पे लग रहे हैं। सो ये काम स्टार्ट हुआ था, अब अभी भी चल रहा है आई बिलीव, बट अगर ये जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ तो देखिए पावर के इलेक्ट्रिक इज द ओनली कंपनी जो अपनी पावर भी जनरेट करती है। बाकी जो डिस्कोज हैं वो अपनी बिजली जनरेट नहीं करती, वो नेशनल ग्रिड से बिजली लेती है। सो के इलेक्ट्रिक को लोग आइडियली, इफ आई एम के इलेक्ट्रिक, आई शुड बी टारगेटिंग कि किस तरह से कंज्यूमर टैरिफ कम से कम रखा जा सकता है ताकि मेरी प्रोडक्ट कम चोरी ना हो, मेरी नॉन पेमेंट ना हो। देखें जब लोगों की अफोर्डेबिलिटी खत्म होती है तभी चोरी होती है, बिजली के बगैर कोई रह नहीं सकता, ये चीज बहुत क्लियर है। सही। अगर वो अफोर्डेबल नहीं होगी तो फिर चोरी होगी, और ये आई एम श्योर, आई एम नॉट प्रिवी टू के नंबर्स, बट ये बढ़ना शुरू हो गई होगी। हाई टैरिफ रिसीव करना, हाई टैरिफ चार्ज करना किसी भी यूटिलिटी की फेवर में नहीं जाता, बिकॉज यूटिलिटीज का एक फिक्स्ड प्रॉफिट, फिक्स रेट काइंड ऑफ सिस्टम होता है प्रॉफिट का। सही। थैंक यू सो मच उसामा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने क्लियरली ये बताया कि जी जब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्मेटिकली चोरी होगी, और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आज बिजली के बगैर कोई रह नहीं सकता, और डेफिनेटली जब आपकी अप्रोच से बाहर होगी तो आप बिजली चोरी ही करेंगे, इसका शॉर्टफॉल होगा। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है तलाश कि हम जब इस पर डिस्कशन करने बैठें और हम इतने गमगीन हैं टॉपिक को लेकर कि शायद ये एंडलेस डिस्कशन हो जाएगी। यकीनन आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं पाकिस्तानी तालिब इल्म की 30 रुकनी इंजीनियरिंग टीम ने पाकिस्तानी फार्मूला 1 रेस कार बना लिया है। एक बार फिर वर्सटाइल कार बनाने वाली टीम इस वक्त नस्ट के तालिब इल्म स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। तालिब इल्मों की टीम की तैयार करदा कार जर्मनी FS के मुकाबलों के लिए चूज़ की जा रही है। यकीनन उसको बड़ी पजीराई हासिल हो रही है दुनिया भर में, और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और हमारे साथ इस टीम से 2 टेक्निकल मेंबर्स मौजूद हैं जो टेक्निकली इस कार के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आतिका खान और निरंजन चावला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और ज़बरदस्त भाई, एक और फार्मूला 1 आप लोगों ने बना लिया, और कमर्शियल बेसिस पे आप लोग पहली टीम हो जो ऑस्ट्रिया और UK जा रही है और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी जहां हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने FS नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, UK और जर्मनी के लिए हम क्वालिफाई हो चुके थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने UK को टारगेट किया है सिंस क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स और बजट कंस्ट्रेंट्स से, तो हमने सारी सबमिशंस करवा दी थी ऑन ग्राउंड। हम उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे थे UK। ज़बरदस्त है। निरंजन, आप भी टेक्निकल साइड डील करते हैं इस कार में? जी, आपकी एक्सपर्टी क्या है? मैं सस्पेंशन मेंबर हूँ। वहाँ से सस्पेंशन डिज़ाइन से लेकर फैब्रिकेशन से लेकर टेस्टिंग तक मैं उसको काम को संभालता हूँ। गुड। अच्छा, अभी आप लोगों की टीम एक और चीज़ पे आप लोगों ने पार्टिसिपेट की, जो आप मुझे ब्रेक से पहले बता रहे थे कि उसमें आप लोगों ने 8 पोजीशन ली थी। वो इवेंट क्या था? क्योंकि हम लाइव आ गए थे तो बात रुक गई थी। मैं चाहूँगी कि आप लोग डिटेल बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को ही पता चले। तो हमारे जो कंपटीशन तो ऑन साइड हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि वीज़ा की कंस्ट्रेंट थे। तो हमने एक कैटेगरी होती है लेफ्ट टाइम सिमुलेशन, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने उसमें 8th रैंकिंग हासिल की है और एशिया के हिसाब से हमने टॉप रैंकिंग हासिल की है पूरे एशिया के अंदर।
तो ये बताएं कि नेक्स्ट की दूसरी फार्मूला 1 कार में देख रहा हूँ, थोड़ा वक्त पहले हमारे पास एक और कार भी आई थी। आप लोग को पाकिस्तानियों के लिए कोई छोटी अल्टो वेल्टो टाइप की गाड़ी बना दें जो लोग भी चला सकें। मैं देख रहा हूँ आप लोग रेसिंग की तरफ आपका रुझान ज्यादा है और मासेस की तरफ आपका रुझान कम है, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है कि छोटी इलेक्ट्रिक कार मेड इन पाकिस्तान जल्द से जल्द अवेलेबल की जाए, जो कि अभी तक नहीं है। तो उसके लिए कोई इरादे कर रहे हैं आप लोग आपके यहाँ नेक्स्ट वाले? सिंस हम लोग इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो एक कंपटीशन होता है फार्मूला स्टूडेंट जो ऑल ओवर यूरोप होता है और डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में होता है। तो हम लोग सिंस अपने एक्सपोजर के लिए और पूरा हम लोग स्क्रैच से गाड़ी बनाते हैं और वो सिर्फ रेस कार ही बना सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे हमारा ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। तो हम प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप करने से पहले एक एक्सपोजर, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यानी अगर लोकल को एक मुकाबला कर ले हम कि सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि इतने करोड़ रुपए इनाम मिलेगा, एक गाड़ी तैयार करें जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सके, पाकिस्तानी हो, इलेक्ट्रिक हो, एक छोटी फैमिली के लिए आसान कार हो, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं। तो आई थिंक मुकाबला अरेंज करवा लें आपके लिए, जी जरूर, फिर हो जाएगी गाड़ी तैयार। लेकिन तला स्पॉन्सर कहाँ से लाएंगे? अगेन हमारा वही सवाल मैं है, या अली मदद बोल के कहाँ स्पॉन्सर ढूंढ के ला के दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे आतिका को देख के लग रहा है कि आतिका शायद ड्राइव करती है, कि आपने जो किट शिट की हुई है, जैकेट और जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग है, मुझे लग रहा है कि आप ड्राइव करती हैं। जी अभी मुझे ड्राइविंग आती तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एम जरूर किया है। फार्मूला 1 बना लिया, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? टेस्ट कैसे की गाड़ी? मैं ज़रा टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है, तो मैं उसको। अच्छा, आपका भी टेक्निकल एस्पेक्ट तरफ रुझान है। टेक्निकल में आप क्या करती हैं? सस्पेंशन में डील करती हैं? मैं स्टीयरिंग सिस्टम डिज़ाइन और फैब्रिकेट और असेंबली करती हूँ उसकी। स्टीयरिंग सिस्टम डिज़ाइन और स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता अब भी, और स्टीयरिंग सिस्टम डिज़ाइन करती हो, ज़बरदस्त, वेरी इंप्रेसिव। और अभी आगे आप लोग क्या मज़ीद आपने कहा है कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी काम करने वाले हैं, जो कि तलहा की भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश। हम चाह रहे हैं कि वाकई अब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए। तो आप लोग कब से इस पे काम स्टार्ट करने वाले हैं और कब तक हमें आप लोगों की व्हीकल देखने को मिलेगी? तो जैसे कि हमारी अभी मार्केट पूरी, आपने अभी कहा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और हमारी पूरी मार्केट इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हमने भी अपनी डिसाइड किया है कि अगली जो नेक्स्ट हमारी गाड़ी होगी वो इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं। जो हमारी पिछली रिसर्च हो चुकी है मोस्टली, और अभी हम प्रोडक्शन की साइड पे आएंगे और इंशाल्लाह आप थोड़ी जल्दी में आप हमारी गाड़ी चलती हुई देखेंगे। वेरी गुड। और ड्राइवर लेस कार भी देखेंगे, आपने ये भी कहा था, उसमें भी वर्किंग आप लोग कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों की फार्मूला 1 कार जो FS आप लोगों का जो कंपटीशन होता है उसमें सिलेक्ट हुई है, तो आई मीन इसका रीज़न क्या है? लाइक इसमें क्या खुसूसियात हैं इसकी, मुझे वो बताएं कि इसमें क्या बेसिक वो खुसूसियात हैं जो इतने लेवल पे गाड़ी आपकी जो है। अच्छा, सबसे पहले ना किसी भी फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्विजेस देने पड़ते हैं। तो हमने जो है ये सारे क्विजेस दिए थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, UK, तो ये सारे हमने क्लियर किए थे। देन ही हम क्वालिफाई हुए हैं इनमें ऑन ग्राउंड पार्टिसिपेट करने के लिए। देन उसके अलावा अगर हम ऑन ग्राउंड कंपटीशन की बात करें तो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। पहले इंस्पेक्शन होती है, आपकी स्क्रूटनियरिंग होती है, जिसमें गाड़ी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो स्टैटिकली वो आपको वो करते हैं। तो उसमें ब्रेक टेस्ट होता है, टिल्ट टेस्ट होता है, नॉइस टेस्ट होता है। फिर उसके बाद अगर वो सारे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, आपकी गाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जी क्वालिफाई हो जाती है, तो फिर आपकी गाड़ी वो वहाँ अलाउ करते हैं ट्रैक पे उतरने के लिए डायनामिक। वाओ, तो यानी कि आपकी गाड़ी इन तमाम मराहिल को पास कर चुकी है और अब ट्रैक के लिए तैयार है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है भाई। यकीनन यकीनन अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके ख्वाब पूरे करे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो नस्ट हो, NED हो, पाकिस्तानी कोई और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, खुदारा पाकिस्तानियों के लिए भी गाड़ी बना लो भाई, क्योंकि यहाँ पर जो 30-30 साल से गाड़ियाँ बना रहे हैं उनकी गाड़ियाँ 50% भी पाकिस्तानी नहीं है। सैडली सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, यहाँ करते हैं, वो रीटूलिंग करते रहते हैं। वही एक पार्ट होता है जिसको 15 साल पलट के बदल के बेच रहे होते हैं और कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी वहीं तैयार हो रही होती है, वहाँ से खरीद के हम यहाँ ला रहे होते हैं। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारी ऑटो सेक्टर के। पता नहीं कब ये जागेगा, अल्लाह खैर करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सितारों का हाल बताएंगी वर्दा, और यकीनन मौसम का हाल ही बताएंगी, तो फिर उनसे पूछेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में। मौसम के हाल पे चलेंगे पहले, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको अपडेट देते हैं कुछ वेदर के हवाले से। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। अगर शहर कायद के मौसम की सूरत हाल आपको बताएं तो कराची के कुछ इलाकों में अब भी बादलों का राज है और धूप भी आ चुकी है, लेकिन बादलों का अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो बिल्कुल इस वक्त सिंध में और कराची में बादलों का बिल्कुल राज नहीं है। मौसम खुश रहने का इम्कान है और हल्की धूप भी देखी जा सकती है, जबकि कराची का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सूबे सिंध के शहर सखर की अगर हम बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री दर्जा हरारत का इम्कान है और दूसरी जानिब सूबे पंजाब की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ़ है और आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और अगर हम लाहौर की जानिब रुख करें तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर में आज शाम हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। अगर स्क्रीन पे भी आप देखें इस वक्त लाहौर में तो कुछ इलाकों पे, कुछ जगहों पे लाहौर में आपको हल्के बादल छाए हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से शाम में बारिश होने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बढ़े खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है, लेकिन आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। ये तो थी मौसम की अपडेट। अब चलते हैं और लेते हैं कुछ सितारों की अपडेट, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हमने आपको दी मौसम की अपडेट और अब बात करते हैं कुछ सितारों की अपडेट के हवाले से। ये बात हम सब जानते हैं कि इस वक्त सितारे किसके गर्दिश में चल रहे हैं, किसके गर्दिश में नहीं चल रहे। हमारे शो पे ही काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं। मैंने कल ही जिक्र किया था कि उनसा शाह बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, अक्सर हमारे शो का हिस्सा होती हैं, हमारे साथ होती हैं, एक पैनल का हिस्सा है हमारे। उन्होंने आज से 2 से ढाई महीने पहले प्रेडिक्ट किया था, कार्ड उठाया था और उसमें कहा था कि आगे आने वाली सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ ठीक नहीं लग रही है उनको, बल्कि कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन नज़र आ रही है। और इस वक्त हम सब जानते हैं, देख रहे हैं जिस तरह से मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इस वक्त इमरजेंसी की ही सिचुएशन है। सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत इस वक्त बुरा हाल है, सब्जियां महंगी हो गई हैं बहुत ज़्यादा और खुराक की किल्लत भी सुनने में आ रहा है कि हो सकती है। खैर, उनसे हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग वर्दा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, पहले की तरह। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फ्रेश और पॉजिटिव। कहते हैं सुबह जो जी दिन की जो शुरुआत है वो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है और इकोनॉमी, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, लोग हर से परेशान है, तो फिर भी इस माहौल में भी इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सुबह सुबह उठते ही हमें जब सब्जियों की, अगर सब्जी मंडी चले जाएं आप या मार्केट चले जाएं कुछ लेने के, तो उसके बाद आपको डिप्रेशन का वैसे ही शिकार हो जाते हैं। अभी तक आप डिप्रेशन का शिकार हुई उनसा? गई मार्केट? बहुत बिल्कुल। मैं मार्केट, अपना जो करीबी मेरा मार्केट है दिल्ली कॉलोनी, वहाँ मैं गई और मैंने सोचा कि फ्रेश सब्जियां खरीदूं खुद से जाके, क्योंकि सर्वेंट्स जो हैं वो कभी कैसी सब्जी ले आते, कभी कैसी सब्जी ले आते, तो मैंने कहा चलो खुद ही जाके सब्जियां लेती हूँ। लेकिन टमाटर के 450 रुपए किलो, और फिर आलू हो गए, प्याज हो गए, और सारी जो टमाटर का तो वो वाला हाल है कि सुन के दिल चाहता है कानों को हाथ लगा लें का टमाटर ऐसे कहा जाए। उनसा कार्ड निकाले भाई, क्या लग रहा है आपको, कब तक इस तरह की महंगाई का हम लोग शिकार रहेंगे? अवाम कब तक इस महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि खुराक की भी किल्लत होने वाली, ज़ख़ीरा अंदोशी शुरू होने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सैलाब में कई फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशियों का नुकसान हुआ है, तो हर चीज़ महंगी होने वाली है। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कुछ आसरा है रिलीफ का? जी, वर्दा टैरो कार्ड्स जो मैं निकाले हैं, 7 ऑफ कोर्स का कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कार्ड्स जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है। और हाँ, वाला जो कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, ये कार्ड उम्मीद का कार्ड होता है, भरोसे का कार्ड होता है। हाँ, हम अल्लाह पे भरोसा रख सकते हैं, कुदरत पे भरोसा रखते हैं, पॉजिटिव उम्मीद चाहिए, लेकिन हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। 5 ऑफ कप्स, नाउमीदी, चारों तरफ नाउमीदी नजर आ रही है। 7 नजर आ रहे, क्राइसिस नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी क्राइसिस, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आवाम परेशान नजर आ रही है, तो जो है आगे भी मुझे कोई इतनी जो है सिचुएशन कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट का जो कार्ड मैंने निकाला है फ्री ऑफ सोर्स के, जो उम्मीद थोड़ी बहुत अगर हुकूमत से थी लोगों को, तो वो नाउमीदी में बदलती हुई नजर आ रही है। लोग बहुत दुख कि इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, और स्पेशली जो लोअर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट जो हुकूमत की फेवर में लोग थे, जो उनके अपने बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर्स थे, वो भी उनके अगेंस्ट हो गए, उनसा दिखने में आ रहा है ये। वो खुद अब चिल्ला के कह रहे हैं जी हम इनको वोट नहीं देंगे। हुकूमत ने बहुत अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि वो नाअहल हैं। बहुत ज़्यादा बुरी महंगाई हो गई है उनसा। लंदन का थोड़ा सा रुख करते हैं, वहाँ पे बड़ी हलचल मची हुई है इस वक्त। सियासी सूरत हाल की सिचुएशन अगर हम देखें लंदन में, कुछ जगह से सुनने में आ रहा है, कुछ सुनगुन हो रही है कि शायद मियाँ साहब पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ भी जाएँ। कुछ जगह से सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो मियाँ साहब के कार्ड निकालें, क्या कहते हैं मियाँ साहब के कार्ड? जी, नवाज शरीफ साहब के जो मैंने कार्ड निकाले, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 10 का कार्ड है। ये कार्ड इतने पॉजिटिव नहीं है। इनसिक्योरिटी का कार्ड होता है, खौफ का कार्ड होता है। 10 ऑफ सोर्ड जो है वो परेशानी का कार्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जो है वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पर गिरफ्तारी का खतरा भी हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि हाँ ये कम्युनिकेशन ज़रूर कर रहे हैं, कोई मामला है अंदरूनी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामी का सामना होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको नजर आ रहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो या तो उनकी जान को खतरा है, या तो फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे। सही। अच्छा, एशिया कप चल रहा है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगी? उनसा कैसा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी एशिया कप में? जी, लास्ट जो मैच जो हुआ था अभी संडे को पाकिस्तान इंडिया का, आपके ही मैंने शो में प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जो है वो विन करेगा, और यही हुआ। हाँ। पाकिस्तान की जो वैसे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ मैचेस अच्छे रहेंगे, कुछ मैचेस इतने अच्छे नहीं रहेंगे। 5 ऑफ जो है पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड इतना अच्छा नहीं है। देखिए वो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बड़ा स्टेबल और जो है पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन एक तो जो है वो टीम वर्क इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान की, और जितनी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं उतनी परफॉर्मेंस वो देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कुछ मैचेस हारेंगे, मिला जुला जो है वो एक नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं वो ज्यादातर लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर मैचेस लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी संडे को दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ये मैच आपको क्या लग रहा है कि ये मैच भी खुदा ना खास्ता हम लूज करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या इंडिया लूज करता हुआ नजर आ रहा है? देखें, मैं अभी प्रेडिक्ट तो नहीं करूंगी, जब 2 दिन 3 दिन पहले ही करूंगी, क्योंकि वो जो करीब की एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एनर्जी वो वाली एक्यूरेट होती है। पेज ऑफ कप्स तो द जजमेंट का कार्ड है। जो लास्ट मैच हुआ था उससे काफी ज्यादा पाकिस्तान की टीम जो है वो हर्ट हुई है, परफॉर्मेंस वो दिखा नहीं सके जो उनको दिखानी चाहिए थी। कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस का कार्ड भी, द जजमेंट, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन नजर आ रहा है, प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, उनसे खान साहब के कार्ड निकालें यार। खान साहब की मकबूलियत जिस तरह से है, और आवाम ने कल ये बात प्रूफ भी कर दी है कि वो आज भी उनको अपना लीडर मानते हैं। खान साहब की एक कॉल पे आप देखिए 550 करोड़ की इमदाद जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए आ चुकी है। ये बात हम सब जानते हैं। तो खान साहब के कार्ड क्या नज़र आ रहे हैं कि एक तरीके से आवाम में तो ये चीज़ क्लियर मेंशन कर दी है कि जी हमारे लीडर खान साहब ही हैं, लेकिन फिर भी सियासी सूरत हाल में उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है खान साहब को। तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि अवाम की जितनी सपोर्ट उनको है कुछ फेवर में तब्दील होगी उनके? जी, वर्दा हमेशा खान साहब के, आपको पता है, क्वीन या किंग का कार्ड ही निकलता है, और आज है वो मेजर कार्ड्स है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये डेस्टिनी का कार्ड होता है, यानी कि किस्मत जो है वो खान साहब के साथ है। और दूसरा जो कार्ड है का कार्ड है कि कुदरत भी जो है खान साहब के साथ है। एक कुदरत की सपोर्ट भी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। यहाँ पे द डेविल
है, बहुत ज़्यादा दुश्मनियां हैं, जेलसी है, हसद नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। तो उनको बहुत केयरफुली चलना चाहिए। अपनी जो उनकी पार्टी है उनको भी, सारे लोगों को बहुत केयरफुली चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट शहबाज गिल साहब भी गिरफ्तार हो गए और काफ़ी ज़्यादा उन पर तशद्दुद। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें कि दूसरे लोग जो है, पार्टी के दूसरे जो अरकान हैं उनको नुकसान हो, मुश्किलात तो का केयरफुली सामना करना पड़े। सही पानी का सामना सही है। उनसे अब जरा ज़ोडिएक साइन की तरफ आते हैं और बताएं कि ये आने वाला हफ्ता हमारे तारों के लिए कैसा रहेगा। जी वर्दा, अभी बस जो टाइम की मंथ कमी चल है, रहा बस क्विकली कुछ इम्पोर्टेंट बता दें जल्दी से। वर्गो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्गो वालों का ये मंथ है, बर्थडे इस महीने है वो वर्गो वालों की आती हैं। वर्गो वालों को पर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये ट्रैवल पर जाते हैं वर्क रिलेटेड फैमिली के साथ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये वर्गो वाले बहुत हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव होते हैं। अगर कुछ काम करने का इरादा है, प्लानिंग्स हैं, तो वो ज़रूर करें। सिर्फ सोचें नहीं, प्लान मत करें, बल्कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद लिब्रा, शादी की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, अब तक शादियां नहीं हुई हैं, तो लिब्रा वालों की शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है। डिले नहीं करें, बल्कि शादी की तरफ मामलात अपने पॉजिटिव वे में लेके जाएं। स्कॉर्पियंस जो हैं उनके लिए भी नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ रिलेशनशिप, रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास आ सकते हैं। उसके बाद कुछ मामलात उनके जो है रुकावटें आ सकती हैं, काम में, जॉब में, बिजनेस में थोड़ी बहुत मुश्किलात, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी ब्लॉकेजेस होंगे और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। सही। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों को बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं अपनी जिंदगी का, या कोई केस चल रहा है उनके, तो उनको फेवर मिल सकता है। और बहुत सोच समझकर या किसी से मशवरा जरूर करें अगर कोई इम्पोर्टेंट फैसला ले। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। बहुत सोच समझ के फैसला लें, किसी से मशवरा कर लें, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उनसा मौजूद थी टैरो कार्ड के जरिए, उन्होंने हमें सितारों का हाल बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।